चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग एल्कीन का एलिमिनेशन बाय ईआई मैकेनिज्म देख रहे थे, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करना था, है ना। चलिए, तो कर लिए होंगे इसको, है ना भाई। चलो आओ फटाफट डिस्कस किया जाए। तो ईआई एलिमिनेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी सिन एंड रेजियोकेमिस्ट्री शुड बी हॉफमैन, है ना। तो आपको सेलेक्ट करके सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला H बाहर करना है, बीटा H, और हॉफमैन प्रोडक्ट आपको मेजर बनाना है। यहाँ पर भी वो बात एप्लीकेबल होगी कि इफ़ कॉन्जुगेटेड वाला अगर जैसे बेंजीन या सम अदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट, देन दैट अल्कीन विल बी मेजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेटजेफ हॉफमैन। वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होने वाला है ना, क्योंकि उसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। चलो, तो पहला बन गया होगा, बहुत आसान है नहीं। तो ये अपना टर्शरी अमीन ऑक्साइड है जो कि अबव द प्लेन है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, तो इसके साथ नहीं जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जाएगा। ये दोनों आपस में सिन होंगे, ये बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा, और ये बाहर। तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बन जाएगा। बोलो तो ज़रा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो इसको बना दो, है ना। ये हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं अलाउ कर रहा है और अगर करता भी तो भी सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनाते हम लोग, हॉफमैन ही बनाते हैं। जैसे ये वाला, इसमें ये अबव है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अबव होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अबव होगा। सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों के साथ है, इस हाइड्रोजन के साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ भी है ना। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट इसमें हॉफमैन मेजर बनाना है, तो हम लोग ये वाला प्रीडोमिनेंटली ये वाला एल्कीन मेजर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और मिथाइल बिलो का बिलो रहने वाला, ठीक है। इसमें देखो, तो इसमें ये अबव है, यहाँ पर मिथाइल अबव है, यहाँ पर हाइड्रोजन अबव होगा। तो कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा? ये वाला हाइड्रोजन निकल के क्या, तो यहाँ पर जो मेजर एल्कीन बनेगा वो ये वाला बनेगा। देखिए ध्यान से, ये ET लिखा है इस बार, है ना। वैसे इस बार मेजर लोग पकड़ लिए हो गए ये बात, है ना, कई बार हो गई, और यही ट्रिक अक्सर इस्तेमाल करता है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर, है ना, तो ये टर्शरी अमीन ऑक्साइड है, ऐसा O- बना ले। तो O- जो है वो इस H के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा, क्योंकि अपना हॉफमैन एल्कीन बनाना है, तो ये वाला एल्कीन मेजर बन जाएगा, है ना। अब आप ये मत सोचो कि सर ये O- इधर है और ये H इधर है, तो एंटी हो गया। नहीं, एंटी नहीं है, ये तो घूम के दोनों सेम साइड आ सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है ना। ये तो टेट्राहेड्रल होगा, नहीं तो एक ही साइड है, वो एक ही साइड मानेंगे, ठीक है। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, तो वो सेम साइड, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड आ सकते हैं, है ना। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इथीन बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, और ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप की तरह बाहर होगा, ठीक है। सही किया होगा इसको। यहाँ आ जाओ भाई। हाँ, तो यहाँ पर ET है, यहाँ पर फिर से, और इस बार एक H इधर भी है। तो कौन सा मेजर बनाएंगे? हॉफमैन बनाएंगे कि कॉन्जुगेटेड बनाएंगे? कॉन्जुगेटेड बनाएंगे, क्योंकि ये बात यहाँ भी वैलिड है ना। इफ़ बेंजीन और एनी अदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट, देन दैट एल्कीन विल बी मेजर विच इज़ इन कॉन्जुगेशन विथ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इस बार ये H बाहर जाएगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पर एल्कीन इस तरह से अपना बनता हुआ दिखाई देगा। बोलो, क्लियर हुआ ना? फिफ्थ वाला बना लिए होगे सब लोग, बहुत सिंपल है। इन सब के पास एक एक H अबव होने वाला है ना। एक H के साथ पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है ये, एक H के साथ ये चला जाएगा, एक H के साथ ये चला जाएगा, एक H के साथ ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड मिलेंगे, मतलब अपने को बेंजीन मिलेगा। क्लियर बात? चलो सिक्स्थ वाला जल्दी से बना दो। सिक्स्थ में एडिशनल एक क्वेश्चन दे दिया हूँ, इसको बना दो जल्दी से। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें मेजर? मॉलिक्यूल पहचानिए, है ना। हाँ भाई,
तो इसमें भी ये अबव है, तो यहाँ पर एक H अबव होगा, यहाँ पर एक H अबव होगा, नहीं तो इसको बाहर करेंगे या इसको बाहर करेंगे? ऑफ कोर्स इसको बाहर करोगे, है ना। तो इसको बाहर करके ये बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा ये। क्या ये बनाए हैं सब लोग? मुझे सर ये कैसे बन गया? सोचिए, मैंने बताया है कि O वाले साइड से एलिमिनेशन होगा, C वाले साइड से नहीं। ये नहीं कि मॉलिक्यूल ऐसा बना दिया, ऊपर ऐसा बनाया, ऊपर ऐसा बनाया, तो एकदम सेम उसी है ना पैटर्न पे फटाफट करते चले गए, नहीं, दिमाग लगाइए, है ना। ये इथाइल इधर है ना, मतलब यहाँ पर CH2 और CH2H ऐसा है, तो ये अल्फ़ा ये बीटा होगा, क्योंकि O वाले साइड में ही एलिमिनेशन होता है, C वाले साइड में नहीं होता है। तो ये ऐसा बना के इसको बाहर करेगा, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। O वाले साइड से ही एलिमिनेशन कराएंगे, ठीक है, एस्टर में। तो इसलिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा से एलिमिनेशन हुआ तो प्रोडक्ट इथीन बन के बाहर आया है। क्लियर है बात ना? तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में बहुत मज़े से इस्तेमाल होते हैं, और यही है ना। अगर ये सब बातें आप एक बार में कैच कर ले रहे हो, एक बार में पकड़ ले रहे हो, तो बहुत सही चल रहे हो, ठीक है ना, एकदम बढ़िया बात है। चलिए, तो ये था अपना EI मैकेनिज़्म। बढ़ा जाए आगे अब। तो EI मैकेनिज़्म कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता है भाई? टर्शरी अमीन ऑक्साइड में, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में, और ज़ैंथेट्स में, है ना। तो हम लोग एलिमिनेशन के अब सारे मैकेनिज़्म पढ़ लिए, है ना। अब एल्कीन को दूसरे रास्तों से बनाते हैं, और भी तरीका है इसको बनाने का। तो एक मेथड लिखो, नेक्स्ट मेथड नंबरिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। लिखिए बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, है ना। विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब 1,2 डाइहैलाइड्स पढ़े हैं हम लोग आइसोमेरिज्म में, विसिनल और जेमिनल ना। तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब समझ लीजिए ऐसा, CH3 CHX CHX CH3, है ना। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और अगर यहाँ पर रिएजेंट के तौर पर अपने को दे दिया है NaI इन एसीटोन, या दे दिया है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या दे दिया है सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अगर एरो पर आपको ये रिएजेंट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों हैलोजेंस का एलिमिनेशन करा देंगे। यहाँ से ये बाहर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ बन जाएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो और यहाँ पर जो X होगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन ही होना चाहिए। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन अपने आप होता है। मतलब हम लोग को ये रिएजेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, समझ रहे हैं। मतलब अगर 1,2 आयोडाइड कंपाउंड है, तो वो 1,2 आयोडाइड कभी नहीं रहेगा, वो अपने आप यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा विदाउट एनी रिएजेंट्स, ठीक है ना। ज़रा समझ लिया जाए ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमने CHI ले लिया, और यहाँ पर ये अगर अपने आप चला जाए, तो देखो ऐसा कुछ कंपाउंड बनता दिखाई देगा, ठीक है ना। और ऐसा अपने आप हो जाएगा, इसलिए ऐसा अपने आप हो जाएगा क्योंकि जो कार्बन पाई बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन आयोडीन सिग्मा बॉन्ड से। एवरेज कार्बन आयोडीन सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन पाई बॉन्ड से वीक होता है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ही टूट के वहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा। समझ के बात। दूसरा कि ये दोनों आयोडीन जो है ना, वो साइज़ बहुत बड़ा होता है इनका, ठीक है। तो ये 1,2 पोजीशन पे जब होते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता रहता है। तो दोनों आयोडीन के बहुत बड़े होने की वजह से इसके बीच में रिपल्शन होता है, जिस रिपल्शन की वजह से ये खुद ही वीक हो जाते हैं। और तो वीक तो है ही, और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। समझ गए बात ना। तो इस वजह से
आयोडीन के साथ हम लोग को रिएक्शन ये कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1,2 डाइआयोडाइड है तो अपने आप वहाँ पाई बॉन्ड बन जाता ही है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे आगे के सवालों में, अभी इसका एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये बात आपको जाननी ज़रूर है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही ये रिएक्शन, ये रिएजेंट डाल देंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये एलिमिनेशन भी एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन जैसे E2 की तरह, मतलब ये दोनों हैलोजन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मान लो हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना है, मान लीजिए कि आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है ब्रोमीन HCH3 और यहाँ पर मान लो NaI एसीटोन दे दिया है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन दे दिया है, तो बस वही E2 वाला काम करेंगे जैसा E2 में करते थे कि H और ब्रोमीन को एंटी ले जाकर बाहर कर देते थे। तो चाहो तो इसका कॉन्फर्मेशन वो वाला बनाओ, न्यूमन बनाओ। न्यूमन बनाने के बाद फिर एंटी ले जाओ दोनों ब्रोमीन को बॉक्स बना के बाहर करो और फिर देखोगे क्या बन रहा है। या सिंपली अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ट्रिक इस्तेमाल करोगे कि देखो, अगर ये दोनों ब्रोमीन एंटी होकर बाहर जाते हैं तो ये दोनों ग्रुप किधर होना चाहिए, है ना। ये दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे के कौन से होंगे, ट्रांस होंगे। बोलो, पढ़े हैं ना ये बात हम लोग, है ना। चाहे ये दोनों बोल लो चाहे ये दोनों बोल लो, एक ही बात है। तो ट्रिक इस्तेमाल करो, यहाँ से ब्रोमीन बाहर करो, इन दोनों को आपस में ट्रांस होना चाहिए, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो सीधा एक लाइन में अगर आंसर लिखना है, पाई बॉन्ड बना दिए। अब इस कार्बन पे एक मिथाइल है एक H है, तो एक जगह मैं मिथाइल जोड़ दिया, एक जगह मैंने H जोड़ दिया। इस कार्बन पे भी एक मिथाइल और एक H है, और मिथाइल आपस में ट्रांस होने चाहिए। मतलब मिथाइल के ट्रांस में यहाँ मिथाइल रख दोगे, यहाँ पर H रख दोगे, तो कौन सा प्रोडक्ट मिला अपने को, ट्रांस प्रोडक्ट मिला। क्लियर है बात ना। जैसे मान लो अगर एक और क्वेश्चन अगर अपने को करना है, ब्रोमीन HCH3 ब्रोमीन HCH3 और यहाँ पर दे दिया है NaI एसीटोन। ठीक है, NaI एसीटोन, इसका प्रोडक्ट लिखिए। तो ये सारा नोट कर लीजिए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट लिखिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। तो क्या करना होगा आपको, ब्रोमीन यहाँ लाना होगा, नहीं तो ये वाला ब्रोमीन यहाँ आएगा तो H यहाँ आ जाएगा, एक एक्सचेंज हुआ, कर लिया है ना। तो ये ब्रोमीन यहाँ लाए, ये H इधर आया, एक एक्सचेंज हुआ, मिथाइल यहाँ ले आओ, H यहाँ ले आओ। तो इवन एक्सचेंज करने पर यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। क्यों किया हमने इवन एक्सचेंज, है ना। मान लो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही हो तो क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इवन एक्सचेंज कर देते हैं, क्यों ऐसा ले आते हैं। एक ही कर देते तो क्या दिक्कत हो जाती, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता। अगर हम एक करते तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता, मतलब इस मॉलिक्यूल का अब आप डीहाइड्रोजनेशन नहीं करा रहे हो, आप इसके डाइस्टेरोमर का करा रहे हो। क्योंकि एक तो फिक्स रखे, एक में एक ही चेंज करोगे तो इसका तो R का S हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए एक नहीं करोगे क्योंकि फिर वो ये मॉलिक्यूल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्या करना होता है अपने को, इवन एक्सचेंज करके ब्रोमीन को इधर लाना होता है। समझ गए बात ना। अगर कुछ लोग को दिक्कत हो तो एक बार मैं फिर से ये बात बोल दिया हूँ, है ना। क्योंकि जो अपनी नॉर्मल क्लासेस होती थी वहाँ पर ये बातें हम लोगों को कई बार बोलनी पड़ती थी, ठीक है ना। तब सभी को धीरे धीरे क्लियर होता है, ठीक है। तो समझ गए बात, क्यों इवन एक्सचेंज करते हैं हम लोग, तो इसलिए करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रोमीन एंटी जाएगा तो ये दोनों आपस में ट्रांस जाएंगे, है ना। तो एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं हम, पाई बॉन्ड बनाए, यहाँ पर एक H बनाए, एक मिथाइल बना दिए। अब H का एंटी मिथाइल होना चाहिए, तो H का एंटी मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पर H ऐसा हो जाएगा। तो इस बार जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो सिस प्रोडक्ट मिला है,
ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक आध और कर दो तो। मान लीजिए ऐसा हो, लिख लिया होगा इधर सबने। चलिए ये क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, अदर कॉन्फर्मेशंस में पूछ लिया है। तो हम लोग को सारा कॉन्फर्मेशन पता है, इसको कैसे न्यूमन में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे फिशर में करेंगे, इसको कैसे फिशर में करेंगे, या इसको कैसे न्यूमन में करेंगे, सारा कन्वर्जन हम लोग को पता है। आपको पास न्यूमन कन्फर्मेशन है, न्यूमन प्रोजेक्शन है, आपके पास सॉहर्स प्रोजेक्शन है, आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है। इन तीनों प्रोजेक्शंस में से आपको जो भी बनाने में सबसे आसानी हो और एंटी एलिमिनेशन कराने में जिसमें सबसे आसानी हो, इन कंपाउंड्स को उस प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके आप करा लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा रास्ता पसंद मत कर लेना जो रास्ता है ना इलाहाबाद होते हुए फिर आंसर पर आता हो। कहने का मतलब कि जो रास्ता बहुत दूर बहुत लंबा होकर फिर आंसर पर आता हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो कर लिया होगा सबने, कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए। हो गया, चलो तो ये कर लिया होगा सबने। देखो तो इसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एंटी है, ये और ये सिन है, तो इसका मतलब अगर हमने ये डाला है तो इस क्लोरीन के साथ ये वाला क्लोरीन बाहर चला जाएगा और ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा अपने को। बोलो भाई, है ना। तो एक ही एलिमिनेशन होगा यहाँ पर ये दोनों का। अगर एक क्लोरीन यहाँ भी बिलो होता तो ये वाला भी चला जाता, लेकिन क्योंकि ये बेचारा अकेला पड़ गया तो अब ये नहीं कि सर इसका E2 करा दें, भाई वो कंडीशन वो नहीं है। कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट नहीं कर रहे हो, कुछ और रिएजेंट है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अब कि सर यहाँ भी बना देंगे, है ना। रिएजेंट भी होना चाहिए, नहीं कि एल्काइल हैलाइड देखे नहीं कि बस एलिमिनेशन कराना शुरू कर दिए। एल्काइल हैलाइड बहुत टाइप का रिएक्शन देता है, लेकिन रिएजेंट इंपॉर्टेंट समझिए, रिएजेंट भी होना चाहिए तब वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। चलो तो थर्ड वाला बन गया सबसे। अब फोर्थ वाला देखो, अभी जो सॉहर्स प्रोजेक्शन बना है इसमें दोनों ब्रोमीन सेम साइड है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसको आप कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसका फिशर बना सकते हो, आप चाहो तो इसका न्यूमन बना के बॉक्स बना के बाहर कर सकते हो दोनों को एंटी ले जाके, या आप चाहो तो इसी में इसको उल्टा ले जाओ। तो एक ब्रोमीन को मैंने ऐसे ही रखा, H यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, और एक ब्रोमीन को मैंने ऐसे कर दिया। बताओ ज़रा, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ 180 डिग्री, तो H बाहर आ जाएगा और मिथाइल अंदर चला जाएगा। तो H यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर। अब मैं इस ब्रोमीन के साथ इसको बाहर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसा पाई बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। देखो इसमें H, ये वाला H देखो बाहर की तरफ है, तो मैंने इधर बना दिया मान लो, तो ये वाला मिथाइल किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस वाले में देखो ये ब्रोमीन गया बाहर, ये H की तरह बाहर है, तो अगर ये H बाहर था, ये H बाहर है, तो अगर इसको बाहर आप बनाए हो, इधर बनाए हो, बाहर था तो ये वाला H भी बाहर है तो इधर ही बनेगा, और ये वाला मिथाइल अंदर ऐसा बनेगा। दिखाई दे रहा है बात, है ना। तो सिस एल्कीन अपने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से भी दिख रहा है अपने को। या अगर अभी उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं आई हो आपको ये देखने में, तो आप क्या कर सकते हो, इसका न्यूमन बना के भी कर सकते हो, फिशर बना के भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर देखने आना चाहिए। क्लियर हुआ बात ना। चलिए तो ये बात समझ में आ गई सबको। देखो
ये बना। अब इसको देखो, इसमें क्या है, ये ब्रोमीन नीचे है, बोर्ड के प्लेन पर है लेकिन नीचे है, और ये बाहर की तरफ है। तो ये ब्रोमीन ऐसा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इस ब्रोमीन को ऐसा कर दूँ, इस प्लेन पे ले आऊँ, है ना, मतलब यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड में, है ना, ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, इसको फिक्स रख रहा हूँ और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो मिथाइल किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ, और H किधर चला जाएगा, प्लेन पर। दिख रहा है ना, H नीचे था, या चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमन बना लो इसका पहले, है ना, नहीं तो ऐसे समझो ना कि ये 3 बॉन्ड थे, है ना, एक ब्रोमीन बाहर है, मिथाइल प्लेन पर है नीचे, और H किधर है, अंदर की तरफ है। अगर मैं ब्रोमीन को प्लेन पर ले आया तो जो H अंदर था वो घूमकर किधर आ जाएगा, बोलो भाई। H अगर मैं ब्रोमीन को इधर प्लेन पे ले आया तो H नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बिलो ही रहेगा, और मिथाइल किधर आ जाएगा, अबो आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, इसमें न्यूमन ही बना के कर लो, ठीक है, ऐसे भी समझ में आना चाहिए वैसे आपको, है ना। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखो तो ये ब्रोमीन ऐसा है ना, यहाँ पे एक्चुअली कई सारे पेन्स वगैरह, है ना, मैंने लेकर नहीं रखे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है, अब वो मोड का इशू है, कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो देखो, ये ब्रोमीन ऐसा है, ये मिथाइल पीछे है, ये ब्रोमीन को अगर हम लोग ऐसा प्लेन पे ले आएंगे तो ये मिथाइल बाहर आ जाएगा, और ये H अंदर है, अंदर ही रहेगा। समझ रहे हैं ना बात, अभी पीछे है लेकिन आप 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो अभी ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर का अंदर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, खैर यहाँ से दिखना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम, है ना, प्रॉप्स एंड समझाने के लिए जो चीज़ें हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग न्यूमन बना के कर लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ गया हो कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, वो इसी से बना सकते हो। लेकिन चलो, तो अगर इसका न्यूमन, अब आप न्यूमन बना लोगे ना इसका, यहाँ से अगर देखेंगे तो देखो तो ब्रोमीन नीचे दिखेगा, है ना, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ब्रोमीन नीचे दिखेगा, मिथाइल बाहर दिखेगा, H अंदर दिखेगा। तो मिथाइल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, H मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इधर मिथाइल नीचे दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को तो मिथाइल नीचे दिखेगा, ब्रोमीन बाहर दिखेगा, तो ब्रोमीन मैंने इधर बना दिया, और H अंदर बनाएंगे तो H यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन को क्या कर देना है, एंटी कर देना है, समझ गए बात। तो इस ब्रोमीन को घुमा के यहाँ ले आओगे तो ये H यहाँ आ जाएगा। देखो ये प्लेन पर था, देखो दिख रहा है ना आपको, ये ब्रोमीन प्लेन पर था, ये प्लेन पर था, मैंने इसको 60 डिग्री ऐसे घुमाया तो ये प्लेन पर आ गया है, लेकिन H को जब 60 डिग्री घुमाओगे तो वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो यहीं पहुँचेगा। तो अगर आप सामने से इधर से देख रहे थे तो ये ब्रोमीन प्लेन पर था, इधर वाला ब्रोमीन अगर ये प्लेन पर था, मिथाइल बिलो था, तो 60 डिग्री जब यहाँ पर, है ना, 60 डिग्री जब घुमाओगे तो ये मिथाइल, सॉरी ये H जो है ये इधर का इधर ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा बस यहाँ पर, इससे 60 डिग्री इधर, तो ये अभी भी इधर से देखने में अंदर ही रहेगा। वही मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर चलो कोई बात नहीं, तो ये ब्रोमीन यहाँ कर लो, तो मैंने इसको घुमाया, या चलो इसको बने रहने दो, है ना, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ ब्रोमीन ऐसा हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ कौन हो गया, H हो गया, ये ब्रोमीन यहाँ हो गया, ये H यहाँ हो गया, और ये वाला मिथाइल यहाँ हो गया। अब इन दोनों ब्रोमीन को बॉक्स बना के बाहर कर दिए, और इस बचे हुए कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मिथाइल, यहाँ H, पीछे यहाँ मिथाइल, और यहाँ H। ऑल्दो आगे वाला दोनों ऊपर है, पीछे वाला नीचे है, जैसे भी बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऑल्दो प्लेन पर होता है ना, हम लोग बनाने के लिए सिर्फ बना देते हैं। जब इसको ऊपर से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है ना, आगे वाले पर मिथाइल ऐसा है और H ऐसा है, और पीछे वाले पर मिथाइल इधर ही रहेगा और H यहाँ रहेगा। मतलब इस बार फिर से आपको सिस मिल जाएगा, है ना। तो समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो या आप चाहो तो फिशर बना सकते हो, उसका फिशर बना के कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आए बात, ठीक है।
चलो तो इसको नोट कर लो फटाफट, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, चलिए नेक्स्ट मेथड लिखिए। बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, है ना। और ये हम लोग इस मेथड से एल्केन भी बनाए थे, और यहाँ पर हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। इस बार कोई 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, ऐसा कुछ सॉल्ट ले लेंगे ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा ले लिया हम लोग ने, है ना। और इस 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, ठीक है, तो याद है क्या होता था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, क्योंकि इसी में दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दो कार्बोक्सिलेट आयन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। ये CO2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा। अगर आपको इसके मैकेनिज्म में दिक्कत हो तो एल्केन में जहाँ हम लोग पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा बात है। तो ये CO2 यहाँ से निकलता है, यहाँ रेडिकल छोड़ जाता है, ये CO2 यहाँ से निकलता है, यहाँ रेडिकल छोड़ जाता है। अब ये दोनों रेडिकल अगल बगल के कार्बन पे हैं, इमीडिएटली ये दोनों कंबाइन करके RCH डबल बॉन्ड CHR ऐसा कुछ बना देंगे। बोलिए भाई, साथ में क्या क्या निकलेगा, 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल Na लिया है ना, 2 मोल NaOH और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग इस तरह अगर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिए तो उससे हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसके नीचे 2 लाइन की जगह छोड़ दीजिएगा और इसका मैकेनिज्म लिख डालिएगा, ठीक है। कहाँ से देखकर, एल्केन का रेफरेंस लेकर। एल्केन में जब हम लोग कोलबेज से बनाए थे तो वहाँ पे जैसे जैसे बनाए थे वैसे वैसे आप एट एनोड, एट कैथोड, है ना, ऐसा लिखे थे, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। चलिए, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो एल्कीन भी बनाया जा सकता है और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी इस पे ऐसे किए जा सकते हैं। देखो तो ज़रा, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ऐसा ले लिया COO माइनस Na+, यहाँ ले लिया COO माइनस Na+, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दे रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। या मान लो अगर हम लोगों ने ले लिया ऐसा कुछ कंपाउंड COO माइनस Na+, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम लोगों ने करा दिया, या रुकिए, मान लो ऐसा ले लिया हम लोगों ने COO माइनस Na+, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, है ना। तो ऑल्दो इससे एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, बट मैकेनिज्म अगर सुटेबल हो तो उससे कुछ भी बना सकते हैं। नहीं तो इसमें प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट, क्या बनेगा, है ना। पॉज करके लिख दो इसको, कर लिया होगा। देखो ये CO2 जाएगा बाहर, यहाँ रेडिकल छोड़ जाएगा, ये CO2 जाएगा बाहर, यहाँ रेडिकल छोड़ जाएगा। अब ये रेडिकल इस वाले के साथ क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये रेडिकल इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है वो नैफ्थलीन बन रहा है, और वहाँ पर भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है ना। उसी तरह से अगर ये देखो तो इसमें ये CO2 जाएगा बाहर, इस पर रेडिकल छोड़ जाएगा, ये CO2 जाएगा बाहर, इस पर रेडिकल छोड़ जाएगा, इसका इसके साथ, है ना, बॉन्ड इस तरह से कुछ हो जाएगा,
ऐसा कुछ हो जाए, है ना। और ये ब्रिजेट कंपाउंड एग्जिस्ट तो करता ही है, तो बड़े आसानी से ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाने वाला है। क्लियर है बात? चलिए, तो बहुत सारे इससे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। नोट कर लिया है? चलो, चलिए फिर नेक्स्ट मेथड लिखूं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, मतलब एल्काइंस, जैसे एल्कीन्स के रिडक्शन से हम लोग वो डाल देते थे, है ना, सेबेटियर्स एंड सेंडरेंस रिएक्शन, याद है कि H2PT डाल देते थे, तो एल्कीन से एल्केन बन जाता था। उसी तरह से अगर हम लोग एल्काइन में वो रिडक्शन करा दें तो हम लोग को एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक थोड़ा सा दिक्कत है, क्या है कि जैसे अपना RC ट्रिपल बॉन्ड C है ना, R ऐसा एल्काइन है, और मान लो अगर इसमें हम लोग H2PT डाल दें, ठीक है, तो ये एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH R। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका एक इक्विवेलेंट ले लें तो यहाँ से ये बन जाएगा, है ना। लेकिन ये रिएक्शन ना कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है। कंट्रोल नहीं है मतलब अगर ये ले लें और इसका एक मोल ही लें, इसका भी एक मोल लें, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर रिएक्शन है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका एक मोल इसी को रिड्यूस करे, है ना। अगर ये सामने पड़ा तो इसको कर देगा, ये सामने पड़ा तो इसको भी कर देगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, रिएक्टिविटी बढ़ा दी गई है टेम्परेचर बढ़ा के। समझ के बाद, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है एल्कीन अपना, ये आइसोलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, और फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा गया है कि इसका भी ये रिडक्शन करा के हम लोग को सीधा सीधा, है ना, मतलब एल्केन मिल जाता है। आई बात समझ में? तो मतलब एल्काइन में अगर हम लोग H2PT या जो भी हम लोग H2PD, H2 रोडियम, रुथेनियम, है ना, वो जितना भी निकल, ये सब जो भी इस्तेमाल किए थे, उससे अपने को एल्कीन पर रिएक्शन रुक नहीं पाएगा, ये प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं हो पाएगा, सीधा क्या मिल जाएगा अपने को, एल्केन मिल जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से अगर एल्काइन को हम लोग को एल्कीन पर रोकना है तो हम लोग इस रिएजेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वही मॉडिफिकेशन में हम लोग समझ रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशन करके एक नया कैटलिस्ट मिलता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, है ना। तो लिखो बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट, बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट। मतलब अगर हम लोगों ने एक एल्काइन ले लिया और इस एल्काइन में हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट से इसका रिएक्शन कराएं। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD, और साथ में हम लोग बेरियम सल्फेट सॉलिड का पाउडर पैलेडियम सरफेस पर छिड़क देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट। या हम लोग ले सकते हैं H2PD, बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर ले सकते हैं, या हम लोग सल्फ़र भी ले सकते हैं, H2PD सल्फ़र, या हम लोग क्या ले सकते हैं, H2PD, एक और मॉलिक्यूल होता है क्यूनोलिन, है ना। ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, ना पूछा जाएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्यूनोलिन, है ना। तो हमने मॉडिफिकेशन क्या किया कि हमने H2PD ये लिया ही, लेकिन साथ में कोई ऐसा पाउडर ले लिया है ना, और उसको पैलेडियम के मेटल सरफेस पर हम लोग छिड़क देते हैं। ठीक है, तो उसके छिड़कने से क्या होता है, उसके स्प्रेड करने से क्या होता है कि उस मेटल सरफेस की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जो रिएक्टिव साइड्स हैं जहाँ पर एड्जॉर्प्शन बढ़िया से हो सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, वो एक्टिव साइट्स कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन इस बार एल्कीन पर रुक पाता है, एल्केन तक नहीं जाता। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो एल्कीन ही बनेगा, और इस तरह का मॉलिक्यूल अपने को मिल जाएगा, मतलब सिस एल्कीन ही मिलेगा। समझ रहे बात?
तो ये बात ध्यान रखना, मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी दिस मैकेनिज्म, है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो पढ़े थे, एकदम सब कुछ सेम है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ेगा, इसीलिए अपना सिस प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये पाउडर्स डालकर, ये कंपाउंड्स डाल देते हैं मेटल सरफेस पे, जो मेटल सरफेस की रिएक्टिविटी घटा देता है, जिसकी वजह से एल्काइन का रिएक्शन एल्कीन पर ही रुक जाता है, ये फर्दर रिएक्ट नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर भी कि एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, तो इसको रिड्यूस यहाँ तक कर देगा, लेकिन इसको रिड्यूस आगे नहीं कर पाता है। समझ के बात इतनी, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नीचे एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर करें? लिखो एक पॉइंट लिखिए यहाँ पर, लिखिए BaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर एक्सेट्रा, BaSO4, calcium carbonate, sulfur etc. are used to poison the metal surface, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, that is to reduce the reactivity of metal surface, metal surface, समझे बात ना। तो उन पाउडर को जब हम लोग डाल देते हैं, इन कंपाउंड्स को जब डाल देते हैं, तो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, और इसी चीज़ का एक टेक्निकल नाम है कि इट इज़ यूज टू पॉइजन द मेटल सरफेस। पॉइजन द मेटल सरफेस का ये मतलब नहीं कि सच में जहर डाल दिए उसमें, नहीं, यही कंपाउंड्स डाल के हम लोग उसकी रिएक्टिविटी घटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब आएगा तो पॉइजन द मेटल सरफेस लिखा रहेगा, है ना, तो वही सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हम लोग पढ़ लिए लिंडलर्स कैटलिस्ट ना। इसी तरह का एक दूसरा कैटलिस्ट है, P2 कैटलिस्ट बोलते हैं उसको, P2 कैटलिस्ट, ठीक है। P2 कैटलिस्ट क्या होता है जरा देखा जाए, है ना। P2 कैटलिस्ट होता है डाई निकल बोरेन प्लस H2, ठीक है। और डाई निकल बोरेन प्लस H2 भी सेम काम करता है जो लिंडलर्स कैटलिस्ट करता है, कि अगर हम लोग यहाँ पर P2 कैटलिस्ट ले लिए और P2 कैटलिस्ट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो सेम, है ना, ये अपना सिस एल्कीन ही बनाएगा, ठीक है, सिस एल्कीन बनाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इसका नहीं जानना है, सीधा सीधा वही कंपाउंड बनेगा, क्लियर बात। इसी तरह से एक और रिएजेंट है बाय बर्क रिडक्शन, और बर्क रिडक्शन में उल्टा कंपाउंड बनता है। उल्टा मतलब सिस की जगह पर क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। मतलब अगर हमने एक एल्काइन ले लिया और बर्क रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, या कभी कभी सोडियम इन इथेनॉल भी ले सकते हैं। सोडियम इन, मतलब बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं और एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, और टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, इसलिए इसका रिएक्शन बहुत तेज़ी से नहीं होता, है ना। तो एक एल्काइन ले लिए और अगर हम लोग ये रिएजेंट ले लिए, तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा अपने को RRHH ट्रांस कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट से सिस एल्कीन बनेगा एल्काइन से, P2 कैटलिस्ट से सिस एल्कीन बनेगा, लेकिन बर्क रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इतना नोट कर लो, इसका मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देखा जाए। इसका भी जो मैकेनिज्म है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जैसा ही है, मतलब हमने निकल का एक एलॉय टाइप का बना दिया है बोरॉन के साथ, मतलब मेटल का ही रिएक्टिविटी वैरी कराया है,
ठीक है, घटा दिया है रिएक्टिविटी इसमें बोरॉन डाल के, समझ रहे हैं ना बात। तो लगभग इसका भी मैकेनिज्म वही है, तो इसलिए ये सब मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि इसमें एल्काइन से सिस एल्कीन बनेगा और बर्क रिडक्शन में बनेगा ट्रांस एल्कीन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो देखा जाए, देखो इसमें क्या होता है कि ये एल्काइन है अपना, और लिथियम अमोनिएटेड, अगर लिथियम हम लोग रखे रहते हैं तो उसके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वो चाहे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आप समझ लें और चाहे समझ लें कि लिथियम ने इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो इसके पास वैकेंसी तो है नहीं, तो इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्ट होकर, है ना, ये ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनाता है। ये कार्बन भी sp2 है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज भी sp2 में है और ये रेडिकल भी sp2 में है ना। और इस तरह के इंटरमीडिएट को समझो बात, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, यहाँ वैकेंसी नहीं था तो यहाँ से ये एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो गया, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, ये पूरा पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हैं ना बात। तो ये बनाया गया है, और देखो ये कार्बेनाइन भी है और रेडिकल भी है, तो इसको हम लोग रेडिकल एनायन बोलते हैं, है ना, रेडिकल एनायन या रेडिकल कार्बेनाइन, ठीक है, ये चीज़ अपनी हो गई, ठीक। अब ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पर ही क्यों रहते हैं सर? जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो ये दोनों सेम साइड भी तो रह सकते थे, ये अपोजिट में क्यों रहते हैं? तो अपोजिट में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर वो दोनों सेम साइड होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, इसलिए वो क्या रहेंगे, एंटी रहते हैं, समझ गए बात ना। तो इस रिपल्शन को रोकने के लिए, समझे। अब ये नेगेटिव चार्ज है, सॉल्वेंट के तौर पर हम लोगों ने अमोनिया लिया हुआ है जो एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे H+ है, ये यहाँ से H+ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसा कुछ कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो सिस्टम में लिथियम तो होगा ही, तो ये ऑर्बिटल है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर से ये एक्सेप्ट कर लेगा और फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, ऐसा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर R, यहाँ पर R और यहाँ पर आ चुका है H। और एक स्टेप और आगे बढ़ें अगर हम लोग, है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ें, ठीक है, तो फिर से यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज पर ये H+ एक्सेप्ट हो जाएगा और इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। मतलब इस बार H और H क्यों ट्रांस जुड़े हैं, क्योंकि ये ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्क रिडक्शन। तो बर्क रिडक्शन में ट्रांस बनेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये दोनों H जो हैं वो अमोनिया से आ रहे हैं, मतलब अगर अमोनिया की जगह आपको लिक्विड ND3 दे दे, मतलब आइसोटोपिक कर दे, तो H की जगह पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नीचे एक पॉइंट लिखिए नोट करके। लिख लिया है, चलिए नोट करके पॉइंट लिखो। दिस reaction fails with terminal alkynes. This reaction fails with terminal alkynes. देखो टर्मिनल एल्काइन हम लोग इसको बोलते हैं, कार्बन से H जुड़ा हो। जैसे ये नॉन टर्मिनल है, इसमें दोनों तरफ R पार्ट है लेकिन इसमें एक तरफ H पार्ट है। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से करा दें या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से करा दें, है ना, या सोडियम इन इथेनॉल से करा दें, तो इनमें से कोई भी रिएजेंट के साथ,
तो ये एक्टिव मेटल्स हैं, पता है अपने को, और इसके पास ये वाला H एसिडिक होता है, बोलो भाई, है ना, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन टाइप का ही रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एक्टिव मेटल H निकालकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, नहीं तो यहाँ पर बन जाएगा R, C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस और Li प्लस, है ना, ऐसा यहाँ पर ये सॉल्ट बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो अगर टर्मिनल एल्काइन है तो एल्कीन नहीं बनेगा, ये सॉल्ट बन के ही रह जाएगा। तो दिस रिएक्शन फेल्स विथ टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, पूछा जाता है। लिख लिया है सबने? चलो बढ़ा जाए आगे। ठीक है, अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अच्छा, इसमें जो हम लोग पढ़े थे डी हैलोजिनेशन, आज ही जो अभी पढ़े हैं, है ना, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, उसका भी मैकेनिज्म हम लोग को एज सच नहीं देखना है ना, तो इसीलिए उसका मैकेनिज्म भी नहीं बताया आपको, ठीक है, उसके मैकेनिज्म पर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सीधा सीधा बस प्रोडक्ट पर ही आएगा। तो क्योंकि उसका थोड़ा सा एक टिपिकल मैकेनिज्म है ना, जब हम लोग कभी मिलते हैं, कभी मिलेंगे तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे, उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो जस्ट प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं हम लोग, है ना, उसमें मैकेनिज्म नहीं है। फिर लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स, और ये बढ़िया है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत आसान भी है ना। तो पहले भी मैंने कहा है कि एल्कीन्स का सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टीज़ भी और प्रिपरेशन भी। तो देखो एल्कीन्स का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एल्कीन खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके पास पाई क्लाउड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, पहले भी पढ़े हम लोग कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए अगर क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने का चांसेस ज़्यादा रखता है ना, तो इसीलिए इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम एक जनरल फॉर्मेट इस रिएक्शन की बात करें, है ना, जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो देखो जनरल फॉर्मेट क्या है कि अपने पास एक पाई बॉन्ड है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से होगा, ठीक है, या ऐसे लिख दिया जाए, एरो पे ही लिख दिया जाए, ठीक है, इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से ही होगा क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। या तो एरो पर ऐसा भी लिखा रह सकता है या ऐसा भी लिखा रह सकता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, है ना, मतलब ई पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जो अभी बना नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेगा, है ना। बेसिकली ई प्लस ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जनरेट होगा ना। कहीं मार्केट में अगर आप खरीदने जाएं तो आप बोले कि सिर्फ H प्लस चाहिए मुझे, नहीं और कुछ A माइनस नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ H प्लस, तो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहना ही है। तो इसीलिए ये हमेशा रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा या ये इस तरह का कंपाउंड आपको लिखा रहेगा जिसमें ई पर पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है अपना, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो तो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, तो इस E प्लस का, चाहे इसका देखो अटैक चाहे इसका, एक ही बात है, तो इस E प्लस का अटैक या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा, किसी एक पर हो सकता है, जिस पर होगा वो हम लोग जब कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग समझा जाए कि इसका अटैक या तो इस p ऑर्बिटल पे होगा या इधर से हो सकता है या इधर से भी हो सकता है, क्योंकि p ऑर्बिटल में जाना है और p ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं बात, तो इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है।
तो अगर E प्लस इधर अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे टूट जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, तो इस पर आएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, याद है आपको एक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद आ रहा है कि भाई मान लो अगर ये E प्लस है तो ये ऐसे टूट गया है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस बात को बोलते हैं। यहाँ एक पर निगेटिव आ गया, जीओसी में पढ़े थे ना, तो ये E प्लस इससे आके जुड़ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और ये इस पर लगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी मान सकते हो कि टूट गया, या बेसिकली इस E प्लस का अटैक डायरेक्टली इस पाई बॉन्ड पर हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज़ है ना एज सच नहीं देखेंगे। ठीक है, ऑल्दो थ्योरी में है कि भाई ऐसा ये टूट जाए, मान लिया जाए कि ये टूट जाए तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर ये इससे अटैक कर जाए, एक ही बात है। ये सीधा इस पर अटैक करे या इस पर अटैक करे, एक ही बात है। समझ गए बात? तो हम लोग एक ही स्टेप में इसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस E प्लस का अटैक इस पर होगा या इस p ऑर्बिटल में नीचे से हो सकता है। अगर ये E प्लस इस कार्बन पे आ रहा है तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पर टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ बीच में यहाँ पर मान लो E यहाँ जुड़ गया तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर दिया, अब ये कार्बन पे कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है अगर आपको याद हो तो। और फिर सेकेंड स्टेप में जो A माइनस वाला पार्ट बचा है यहाँ पर, वो A माइनस वाला पार्ट भी कार्बोकैटायन में या तो अबव और या बिलो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर है ना E एक कार्बन पे आ जाएगा और A दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पाई बॉन्ड में ये EA आकर जुड़ गया है, सिर्फ जुड़ा है, कुछ बाहर नहीं गया है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और क्योंकि इस पाई बॉन्ड पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पहला न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता तो उस तरह के रिएक्शंस का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ के बाद? तो इस तरह से मैकेनिज्म का नाम रखा गया है। आगे चलकर आपको ऐसा कंफ्यूजन आ सकता था कि सर जुड़ा तो दोनों है, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, जो पहले अटैक करता है उसी के नाम से उसका मैकेनिज्म है ना लिखा जाता है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, क्योंकि ये E इस कार्बन पे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है और ये A माइनस भी इस कार्बन पे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब अगर यहाँ पर ये दोनों कार्बन इन दोनों ग्रुप पर डिसाइड करेगा, है ना, अगर ये दोनों कार्बन कायरल होते हैं तो आपको चारों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, है ना, कि एक बार A इधर से एक बार ऊपर, दोनों अलग प्रोडक्ट, एक बार A नीचे से एक बार ऊपर से, दोनों अलग प्रोडक्ट, नहीं। तो इस वजह से ये सब बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, वो हम लोग कोई रिएक्शन देखेंगे तो उसमें बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ये समझ में आया सबको? फिर देखो, जनरली ये रिएक्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक जनरली। क्यों भाई, क्यों ये एक्सोथर्मिक होता है? भाई जैसे एलिमिनेशन एंडोथर्मिक जनरली था वैसे ये एक्सोथर्मिक है। कैसे पता? एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा है और बदले में दो सिग्मा बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड होता है वीक और सिग्मा होता है स्ट्रांग। तो एक पाई की जगह पर एक सिग्मा आया है, तो मतलब कम एनर्जी लगाई गई होगी बॉन्ड तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, क्योंकि बॉन्ड बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हुआ इतना बात? चलिए, तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अब इसमें हम लोग को तमाम एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो प्रिपरेशन के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसको डिस्कस कर लीजिए। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और बैकबोन है। ठीक है, नमस्कार।